खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, हिंडनबर्ग ने जिस फ्रॉड को, जिस एक स्कैम को लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री यानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का माशी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया था, जिसमें गौतम अडानी इन्वॉल्व थे, अब उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, गैर जानबदारी के साथ देखा जाएगा कि हिंडनबर्ग ने ये जो इल्जाम लगाए हैं अडानी ग्रुप पर, अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर, इनमें किस हद तक सच्चाई है। यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हिंडनबर्ग का बुनियादी तौर पर काम ये होता है कि दुनिया भर के अंदर जो माशी सरगर्मियों की प्रिडिक्शंस होनी होती है मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में, या मुख्तलिफ जो माशी उतार चढ़ाव होते हैं, हिंडनबर्ग इस हवाले से रिपोर्ट देता है। और इससे पहले हिंडनबर्ग जो अदारा है ये इसकी अक्सर रिपोर्ट सही साबित होती है। तो अभी भी जो ये लार्जेस्ट कॉइन यानी सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे रहा है हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को, गौतम अडानी को खास तौर पर, तो ये हमें देखना पड़ेगा ये फ्रॉड है तो किस तरह ये फ्रॉड है। और सबसे बढ़कर इसमें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उसका और गौतम अडानी का आपस में क्या करैक्टर है, क्योंकि ये बात बहुत सादा है। इस बात के लिए किसी को माशी माहिर होने की जरूरत नहीं है कि जब 2014 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे इंडिया के, तब गौतम अडानी के पास जो कुल एसेट्स थे वो $1.9 बिलियन थे, यानी 1.9 अरब डॉलर थे। और गुज़िश्ता साल अगस्त की बात की जाए तो ये एसेट्स बढ़कर 137 अरब डॉलर हो गए, यानी 137 अरब डॉलर्स। इतनी तेजी के साथ, इतनी बर्क रफ्तारी से आप कह लें, असासों में इजाफा नहीं होता, चाहे वो किसी भी मुल्क का सरमायादार हो। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी कि ये सब एक जो मोदी गवर्नमेंट है और गौतम अडानी है, ये पूरा नेक्सस के साथ काम कर रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट आउट ऑफ वे जाकर यानी गैर कानूनी तरीके से भी गौतम अडानी को फायदा पहुंचा रही है। गौतम अडानी को स्टॉक एक्सचेंज में फायदा पहुंचाया जा रहा है। गौतम अडानी का जो इंडिया का स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, जहां पर आम इंडियन अपना पैसा जमा करता है, बचत करता है सरमायाकारी के लिए, या जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी कहा गया, और जो LIC है यानी स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, इसको भी कहा गया कि ये गौतम अडानी के एंटरप्राइजेज में पैसा इन्वेस्ट करे। यूं इससे लाखों लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया। गौतम अडानी बुनियादी तौर पर जो 4-5 बड़े काम करते हैं वो ये, एक तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं। इस हवाले से मोदी ने इनको न सिर्फ इंडिया में फैसिलिटेट किया बल्कि कई गैर ममालिक से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको कोल माइन दिलवा दी गई मोदी की मदद से, जैसे इसराइल के साथ एक सी पोर्ट वहां का था वो दिलवा दिया गया, उसमें ठेका दिलवा दिया गया। ये नेक्सस है क्या? इसका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। बैकग्राउंड ये है कि एक तो ये दोनों करैक्टर यानी गौतम अडानी जो जनवरी तक दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी था, लेकिन अब चूंकि उसकी वक़्त गिर गई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, अब रोज बरोज वो नीचे आना शुरू हो गया। अब वो दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा। ये नेक्सस था क्या? मोदी भी और ये गौतम अडानी दोनों का ताल्लुक गुजरात से था। अब हुआ ये कि 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बर्पा हुए, जिसपे मोदी पे इल्जाम लगाया गया कि मोदी ने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन फसादात में पुलिस को यह ऑर्डर दिया था कि अगर हिंदू बलवा करने वाले, फसाद करने वाले मुसलमानों को निशाना बनाए तो पुलिस कोई किरदार अदा ना करे। ये मोदी पर एक इल्जाम लगाया जाता है जो वहां की अपोजिशन लगाती है, कई गैर जानबदार अदारे भी लगाते हैं। इस इल्जाम के बाद मोदी न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में उनकी शदीद तनकीद मोदी पर की गई। यहां तक कि एज अ CM गुजरात अमेरिका और यूरोप ने मोदी को वीजे तक देने से इनकार कर दिया। और जो इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था, बल्कि सबसे बड़ा उस वक्त का इंडस्ट्रियल ग्रुप था, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जहां बड़े बड़े इंडिया के टॉप सरमायाकार बैठते हैं, उन्होंने भी 2003 में मोदी पर एतराज किया कि मोदी जो है वो फसादात भड़काते हैं, फिरका वरना फसादात भड़काते हैं, इनकी स्टेट में हम सरमायाकारी नहीं करेंगे। यहां पर गौतम अडानी जो इस वक्त यानी 2003 में गुजरात का ही, जो इंडियन स्टेट गुजरात है, उसका ही एक छोटा मोटा सा इंडस्ट्रीज था,
इसने इसके जवाब में गुजरात ने एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात, और इसको कहा गया कि इस रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात का काम है वाइब्रेंट गुजरात को उभारना, यानी गुजरात के अंदर सरमायाकारी करना। ये ग्रुप असल में बनाया गया था मोदी को मोदी के साथ अकोमोडेट करने के लिए, और मोदी पर जो तनकीद की जा रही थी उससे उसको बचाने के लिए। यूं ये नेक्सस एक कायम हुआ जिसको ट्विन टावर का नाम दे रही है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इंडिया की बहुत बड़ी दानिश्वर है, बल्कि अगर गैर जानीदार होकर देखा जाए तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि इंडिया के टॉप के दानिश्वरों में अरुंधति रॉय का शुमार होता है। उन्होंने लिखा है इसको ट्विन टावर, यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनकी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, प्रो हिंदू पॉलिटिक्स है वो, और दूसरी तरफ ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो गौतम अडानी की सूरत में मोदी के साथ आकर मिला। अब हुआ क्या, 2014 के बाद मोदी ने जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी इसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि 1991 से पहले किसी हद तक इंडिया में सरमायाकारी करने के लिए गवर्नमेंट की इजाजत जरूरी होती थी, गवर्नमेंट का मुकम्मल वहां पर अमल दखल होता था। ये नेहरू ने अपने दौर में एक निजाम बनाया था, क्योंकि नेहरू ने आजादी से पहले ही पूरे डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, अपनी तहरीरों की सूरत में इंडिया का एक सोशलिस्ट खाका तैयार किया था जिसको नेहरू सोशलिज्म ही कहा जाता है, जिसमें बुनियादी मेन प्रिंसिपल यह था कि कोई भी जो बड़ी इंडस्ट्री लगेगी उसके लिए स्टेट का परमिट होना जरूरी होगा। स्टेट कंट्रोल करेगी कैपिटल को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट को देखेगी। लेकिन 91 में उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने, नरसिम्हा राव ने, और उस वक्त के वजीर खजाना और बाद में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये इंडिया की मार्केट ओपन कर दी, यानी जिसको सादा अल्फाज में कहें कि बाजार खोल दिया मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद इंडिया में सरमायाकारों के पास बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स आए, बड़े बड़े उनको ठेके दिए गए। आप गौतम अडानी की ही मिसाल ले लें, गौतम अडानी के पास कई एयरपोर्ट्स इनके पास हैं, सी पोर्ट्स इनके पास हैं जो है गवर्नमेंट के, लेकिन इनको आउटसोर्स किया गया है। कई ऐसे कोल माइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत आउटसोर्स कर देती है गौतम अडानी को। तो ये सारा जो मोदी ने आउटसोर्सिंग की थी और मोदी ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया था, अपने साथ गैर मुल्की दौरों में लेकर जाते थे, और गैर मुल्की दौरों में जिस मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया से मुराद दिलवाई, कई और ममालिक से, इसराइल से मुराद दिलवाई। और इसके साथ साथ गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी ये क्या काम कर रहा था, ये जो सारा ब्लैक का पैसा इकट्ठा होता था, इस ब्लैक के पैसे को यूएई ले जाकर, कैरिबियन ले जाकर, मॉरिशस ले जाकर वहां पर शेल कंपनियां बनाई जाती थी, फेक कंपनियां बनाई जाती थी, और फिर वो पैसा जो काले धन का पैसा था उसको वाइट कर कर वापस लाया जाता था। तो एक तरफ हुकूमत से कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना, दूसरी तरफ ये ब्लैक मनी। तो हाइडेनबर्ग की इस रिपोर्ट के मुकाबले में गौतम अडानी ग्रुप ने 413 सफात का एक जवाब जो है दिया है, लेकिन फिर हाइडेनबर्ग ने 413 सफात के जवाब को देखते हुए कहा है कि इनमें हमने 88 सवाल पूछे थे हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में, लेकिन 62 सवाल के जवाब नहीं दिए गए 88 सवालों के मुकाबले में। तो अब चूंकि लेटेस्ट अभी जो बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस मामले पर गैर जानिबदारी से देखा जाएगा। अब देखना हमें यह होगा कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो 2014 से लेकर अब तक वाज़ेह फैसलों में, मोदी के हक में वाज़ेह फैसले उसके आ रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या चाहे वो और रियासतों के मामलात हो, सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सर फैसले हैं मोदी के हक में। अब देखते हैं यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो करप्ट बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर भी असरअंदाज होंगे, या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहेगी। अपोजिशन पार्टीज वहां की, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी तो इस मामले पर बहुत खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और वो साफ इसको कह रहे हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाया गया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि गौतम अडानी एक ऐसा चेहरा था जिसको सामने रखकर मोदी ये साबित करते थे कि देखें इंडिया कितनी तरक्की कर गया, इंडिया का ग्रोथ देखें कहां पहुंच गया, इंडिया का बंदा दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर तरीन बंदा बन गया, एशिया का सबसे बड़ा अमीर बंदा बन गया। तो अब देखना यह होगा कि एशिया का ये अमीर तरीन बंदा, दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर तरीन बंदा किस तरह की लूट खसूट कर अमीर तरीन बना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।